सभी को नमस्कार। कहानी पढ़ रहा हूँ जिसका शीर्षक है दूर है मंजिल अभी। बाबा पागल तो नहीं हो गए हैं? सुरेखा ने जब मेरे इरादों के बारे में बच्चों को बताया तो 10 साल के तनय की यह पहली प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया त्वरित थी और इतने तेज स्वरों में थी कि अंदर शयन कक्ष में बैठे होने के बावजूद मैं उसे साफ साफ सुन सका था। उसके इस वाक्य ने सुरेखा को अवाक कर दिया। तनय अपने बाबा के लिए ऐसी कोई बात कहना तो दूर सोच भी सकता है, उसके लिए यही बेहद आश्चर्यजनक था। मगर मुझे न जाने क्यों इस तरह की प्रतिक्रिया का पहले से ही कुछ अनुमान हो गया था। कोई भी बीज बोने से पहले यह जानना बेहतर है कि उस बीज से कैसा पौधा आकार लेगा और वह किस तरह के फल देगा। मूर्ख, तुझे पता है कि तू क्या कह रहा है? 13 साल की तन्वी ने छूटते ही वार किया। तन्वी की इस बात पर मैं चाहकर भी खुश नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं यह जानता था कि तन्वी के इस क्रोध के पीछे मेरा समर्थन नहीं बल्कि तनय पर आक्रमण करने का कोई अवसर हाथ से न जाने देने की उसकी आदत है। उसका अगला ही वाक्य इस बात का सबूत था। वैसे बाबा की इस नई सनक की वजह क्या है माँ? यह तो उनसे ही पूछ ले तो बेहतर होगा। सुरेखा के स्वर में कुछ नाराज़गी थी। मैं जानता था कि बच्चों का मेरे बारे में इस तरह की बातें करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मगर बच्चों को अपनी राय रखने का पूरा हक देने की मेरी जीत के चलते वह कुछ कह नहीं पा रही थी। जब तुम्हें पता है तो तुम ही क्यों नहीं बता देती माँ? लगता है कि उन्हें समझाने में तुम भी नाकाम होकर हार मान चुकी हो। तन्वी ने कुछ व्यंग से कहा। मैं क्यों उन्हें समझाऊंगी, मगर इतना तो पक्का है कि तुम लोगों को समझा पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अनुमान नहीं कर पाया कि यह कहते हुए सुरेखा के चेहरे पर किस तरह के भाव हैं। ऐसा बहुत बार होता था। सुरेखा के स्वरों में कई बार मुझे जज्बातों का एक अजीब सा घालमेल महसूस होता था। कई बार वह खुशी से भरी कोई बात भी रोतले स्वर में सुनाती थी और कई बार सामान्य बात भी इस तरह कहती कि सामने वाला समझे कि वह डांट रही है। हालांकि उसके चेहरे के भावों से उसके मन का अंदाज़ा लगाना मुझे आता था, मगर भीतर कमरे में बैठकर इस बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं था। बच्चों की इस तरह की प्रतिक्रिया को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, और संदेह इस बारे में भी नहीं था कि सुरेखा की प्रतिक्रिया क्या होगी। दरअसल सहज जीवन के इन 15 वर्षों में तमाम बातों को लेकर हमारे बीच चाहे जितने वैचारिक मतभेद रहे हों, मगर इस तरह के मामलों में उसने हमेशा मेरा साथ ही दिया है। और इस बात को लेकर भी मेरे मन में कतई कोई संदेह नहीं कि ज़्यादातर उसने पूरे मन से मेरा साथ दिया है। यह एक ऐसा धरातल था जिस पर हम दोनों समान थे, मगर बच्चों की बात और थी। जीवन और उसे जीने के तरीके के बारे में मेरी अपनी समझ थी। मैं उसके अनुरूप ही अपने जीवन को ढालने का प्रयास कर रहा था। इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं था कि समग्रता से विचार करने पर जिस जीवन शैली को मैं अपना रहा हूँ या अपनाना चाहता हूँ, वही वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बेहतर है। मगर मैं यह आग्रह नहीं रखना चाहता था कि मेरी कसौटी को कोई दूसरा भी प्रमाण माने। सबका अपना मानसिक और वैचारिक धरातल होता है और उसी के आधार पर सबकी अपनी अपनी कसौटियाँ। सबको अपनी सोच और रुचि के अनुसार चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मेरी अपनी बीवी और बच्चों को भी। वैसे हमें समझाना क्या चाहती हैं आप कि बाबा जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक है? न जाने क्यों तन्वी के स्वर में मुझे उद्धटता महसूस हुई। अपनी माँ से बात करने का यह नया ढंग अपना लिया है उसने पिछले कुछ समय से। उम्र के जिस दौर से वह गुजर रही है उसमें उसे अपनी माँ के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मगर पिछले कुछ समय से उसकी अपनी माँ से दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। माँ की हर सीख को वह आरोप की तरह लेने लगी है और फिर मुँहफट तरीके से उस पर लंबी बहस भी करती है। तन्वी की इस बहसबाजी का अंत हमेशा सुरेखा की चिड़चिड़ और खुद तन्वी के रोने से होती है। तन्वी के इस व्यवहार को लेकर सुरेखा ने 1-2 बार मुझसे चर्चा भी की, मगर हर बार मैंने यही कहा कि इस मामले में मेरा बीच में पड़ना ठीक नहीं, इसे उन दोनों को मिलकर ही सुलझाना चाहिए। मगर लगता है कि बात इस तरह बनने वाली नहीं है। न चाहते हुए भी तन्वी से इस बारे में बात करना अब ज़रूरी हो गया है। तन्वी को समझाया जा सकता है, अपने भाई के साथ उसकी जरा भी नहीं बनती। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह बात बात में झगड़ते रहते हैं। सुरेखा तो अक्सर दोनों को टॉम और जेरी कहती है, मगर तन्वी है बड़ी संवेदनशील।
जब कभी तन्वी को कुछ कहना समझाना होता है तो मैं उसे बुलाकर अपने पास बैठाता हूँ, उसकी नन्ही हथेली अपने दोनों हाथों में थामता हूँ और फिर मुझे जो कहना होता है कहता हूँ। कभी वह मेरी बात तुरंत समझ लेती है, कभी असहमति प्रकट करती है या अपनी राय रखती है, लेकिन कुछ देर की चर्चा के बाद ज़्यादातर वह मेरी बात से सहमत हो जाती है। यदि बात उसकी किसी गलती से के संबंध में होती है तो उसे स्वीकार कर अक्सर उसकी आंखें पश्चाताप से भीग उठती हैं। तब उसे अपने सीने से लगाकर बड़ी देर तक मैं थपथपाता रहता हूँ। तनय बिल्कुल अलग है। जब भी ऐसा कोई प्रसंग आता है जब मुझे उसकी किसी शैतानी शरारत या गलती के बारे में बात करनी हो तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। मेरी बात शुरू होने के पहले ही एक उकताहट उसके चेहरे पर पसर जाती है। यदि बात गंभीर हुई और उसे अपने भूल का एहसास हो जाए तो वह फिर एक भय उसके चेहरे पर दौड़ जाता है, वरना ज़्यादातर समय वह मेरी बात पूरी होने से पहले ही सॉरी बाबा कहकर भाग खड़ा होता है। मगर अपने आग्रहों को वह आसानी से छोड़ता नहीं है। पिछले साल जब मैंने सिर्फ खादी के कपड़े पहनने का निर्णय लिया तो तन्वी ने बड़ी देर तक मुझसे चर्चा करके इस विषय को ठीक तरह से समझ लिया और मेरे निर्णय से सहमति व्यक्त की। मगर तनय ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसे मेरा सिर्फ खादी पहनना आज भी नहीं सुहाता है। मगर यह तो पिछले साल की बात है। फिलहाल मेरे ताज़े निर्णय की जानकारी के चलते बाहर हाल में सुरेखा तन्वी के बीच महाभारत छिड़ी हुई थी। मैं तुम लोगों को कुछ समझाना नहीं चाहती, सिर्फ बाबा ने जो कहा है वह तुम तक पहुंचा रही हूँ, सुरेखा कह रही थी। क्यों? क्या बाबा खुद यह बात नहीं कर सकते थे हमसे? तन्वी ने छूटते ही सवाल किया। गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, सुरेखा ने उकता कर कहा। नहीं, जब तुम बाबा की वकालत कर रही हो तो ठीक ढंग से करो ना। तन्वी के तेवर बरकरार थे। मुझे लगा कि अब मेरा इस बातचीत में हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। मैं बाहर हॉल में जाने के लिए उठा ही था कि तनय की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। क्या यह ज़रूरी है माँ कि तुम बाबा का हर उल्टी सीधी बात में साथ दो? क्या मतलब है तुम्हारा? सुरेखा ने कुछ तेश में पूछा। देखती नहीं दूसरों के बाबा कैसे स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं और हीरो जैसे दिखते हैं, और हमारे बाबा हैं कि अभी से बूढ़ों जैसे कपड़े पहनते हैं, और उन्हें मना करने की जगह तुम भी उनकी नकल करने लगी हो। सुरेखा कुछ कहना चाहती थी मगर मुझे हॉल में आते देख चुप हो गई। तनय के चेहरे का रंग मुझे देखते ही अचानक उड़ गया, शायद यह सोचकर कि उसकी बात मैंने सुन ली है। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, मगर मैं देख रहा था कि मेरी मुस्कान भी तनय को आश्वस्त नहीं कर सकी थी और उसके चेहरे का संशय बरकरार था। मुझे यदि बच्चों तक अपनी बात पहुंचानी है तो थोड़ी कूटनीति का सहारा लेना ज़रूरी है, मैंने सोचा। बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, इसके लिए यह ज़रूरी है कि मैं इस बात को जाहिर ना होने दूं कि मैंने सुरेखा और बच्चों की बातचीत को सुना है। इससे वे खुलकर अपनी बात कह सकने का साहस जुटा पाएंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले अचानक मुझे महसूस हुआ कि मानो यह मेरे और बच्चों के बीच नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की शुरुआत है। और यह सोचकर मेरे चेहरे पर सचमुच एक गहरी मुस्कान उभरी। मैंने देखा मेरी इस मुस्कान से तनय के चेहरे का तनाव अचानक लुप्त हो गया था। सोफे पर बैठते ही मैंने दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों जब मेरे सामने बैठ गए तो मैंने पूछा, माँ ने तुम्हें कुछ बताया होगा ना? दोनों ने सुरेखा की ओर देखते हुए सहमति में सिर हिलाया। तो फिर तुम दोनों की क्या राय है? मैंने सीधे सवाल किया। राय? दोनों ने चौंक कर एक साथ पूछा। शायद वे मेरे प्रश्न का मंतव्य समझ नहीं पाए थे। देखो, पिछली बार जब मैंने एक निर्णय लिया था तो उसकी तुम्हें सिर्फ जानकारी दी थी, क्योंकि तब मुझे यह लगा था कि जब मैं तुम्हें इस बात की स्वतंत्रता दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या पहनना है, इसका निर्णय तुम खुद करो, तो मुझे भी इस बात की स्वतंत्रता है कि अपने कपड़ों का चुनाव मैं खुद कर सकूँ। मैं जानबूझकर कुछ पलों के लिए रुका, अपने कहे की प्रतिक्रिया देखने के लिए। दोनों के ही चेहरों पर मुझे थोड़ी उलझन दिखाई दी। लेकिन इस बार मैं यह निर्णय तुम्हारी सहमति से लेना चाहता हूँ, मैंने कहा। और आपको लगता है कि हम आपके निर्णय से सहमत हो जाएंगे? तनय ने छूटते ही पूछा, और फिर वह अचानक सहम गया। तन्वी उसे घूर कर देख रही थी। उसे भी यह महसूस हुआ कि शायद उसे यह सवाल नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं? मैंने उसके चेहरे के बदलते हुए रंगों को अनदेखा करते हुए कहा। हम यदि बात करेंगे तो किसी एक सहमति पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। और वह सहमति आपके निर्णय के उलट हुई तो? इस बार सवाल तन्वी ने किया। मैं उस सहमति का सम्मान करूंगा, मैंने निशंक होकर उत्तर दिया। मैंने देखा तनय के चेहरे की रंगत फिर लौट आई थी और तन्वी शायद मेरे कहे हुए के निहितार्थ को समझने की कोशिश कर रही थी। तो फिर बताओ तुम मुझसे सहमत हो या नहीं? मैंने सोचा भूमिका बहुत हो गई, अब सीधे मुद्दे पर आना ज़रूरी है। नहीं, दोनों ने लगभग एक साथ उत्तर दिया। मुझे उनका यह उत्तर अपेक्षित था, फिर भी मैं मुस्कुराया, यह सोचकर कि किसी बात पर तो दोनों बिल्कुल एकमत थे। क्यों नहीं?
क्यों नहीं, मैंने सीधा सा सवाल पूछा। क्या आपको नहीं लगता बाबा कि इस बार कुछ अति हो गई है? तन्वी ने अपने दिल की बात कही और तन्वी के चेहरे से जाहिर था कि खुद उसके भी दिल में ठीक यही बात थी। क्यों? मैं साइकिल से ऑफिस जाऊं, इसमें अति की क्या बात है? मैंने पूछा। आप इतने बड़े अफसर हैं, क्या यह अच्छा लगेगा कि आप साइकिल से ऑफिस जाएं? इस बार तनय ने पूछा। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? मैं उन्हीं को ज़्यादा बोलना देना चाहता था। क्या आपने किसी बड़े अफसर को साइकिल से ऑफिस जाते हुए देखा है? तनय अब भी मोर्चा संभाले हुए था। नहीं, मैंने नहीं देखा है, मैंने सच बोलना ही ठीक समझा। तो तनय की संक्षिप्त चुनौती। तो क्या इसका यह मतलब तो नहीं कि साइकिल से ऑफिस जाना बुरा है या मेरे साइकिल से ऑफिस जाने पर कोई रोक है? मेरा सीधा सा सवाल था। आप सारी बातें ऐसी ही क्यों करना चाहते हैं जिन्हें कोई और नहीं करना चाहता? तनय के स्वरों में थोड़ा हताशा और थोड़ी नाराज़गी थी। क्योंकि मैं सबसे अनूठा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। बाबा, यह मजाक की बात नहीं है। तन्वी कुछ संजीदा थी। सॉरी बेटा, पर मैं सचमुच यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं जो करना चाहता हूँ उसमें हर्ज क्या है। क्या लीलाराम अंकल साइकिल से ऑफिस नहीं आते? लीलाराम मेरे ऑफिस में चपरासी थे। उनकी बात और है, लेकिन आप तो अफसर हैं, तन्वी ने छूटते ही कहा। उनकी बात क्यों अलग है? क्या वो इंसान नहीं है? पहली बार मेरे स्वर में शायद कुछ रोष उभरा था। मेरे कहने का वह मतलब नहीं है बाबा, तन्वी ने तुरंत बात को संभालना चाहा। नहीं बेटा, तुम्हारी बात का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ, मगर मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता कि इस मामले में भेद पद की वजह से माना जाए। यदि लीलाराम अंकल के साइकिल से ऑफिस आने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर मेरे मामले में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लीलाराम अंकल के पास सिर्फ साइकिल है, इसलिए वो साइकिल से ऑफिस आते हैं। आपके पास स्कूटर है, उनकी मजबूरी है साइकिल पर ऑफिस आना, आपकी तो यह मजबूरी नहीं है। इस बार तनय ने मोर्चा संभाला। एक बात बताओ बेटा, कोई काम मजबूरी की वजह से करना ज़्यादा अच्छा है या अपनी इच्छा से करना? मैंने पूछा। अपनी इच्छा से करना, दोनों ने एक साथ कहा। तो यदि मैं किसी मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से साइकिल पर ऑफिस जाता हूँ, तो निश्चय ही है लीलाराम अंकल के साइकिल से ऑफिस जाने से बेहतर है। और फिर मेरी इस इच्छा और मेरे इस निर्णय के पीछे ठोस कारण भी हैं। मैंने अपनी बात को और विस्तार दिया। कौन से ठोस कारण है बाबा? तन्वी इस पूरी चर्चा के दौरान पहली बार मुद्दे को समझने की इच्छा वाली मुद्रा में आई थी। मेरी आंखें चमक उठीं। अब आई ना तुम मुद्दे पर। अब तक तो मेरे निर्णय के कारणों को समझे बिना ही तुम दोनों बहस किए जा रहे थे। मेरे स्वरों में थोड़ा उत्साह और थोड़ी उल्हाना थी। आप कारण बता रहे थे। तनय के स्वरों में कुछ उतावलापन था। हाँ भाई, कारण भी बताता हूँ, इतनी हड़बड़ी क्यों करते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा। तनय ने कुछ कहना चाहा, मगर तन्वी ने उसे रोक दिया। मैंने बात आगे बढ़ाई। तुम ही तो कहते हो बेटा कि रोज़ स्कूल जाते समय बीच का हाईवे पार करने के लिए कई बार तुम्हें 10-15 मिनट तक ठहरकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि ढेर सारी गाड़ियां एक के बाद एक लगातार आती रहती हैं। मैंने अपने तुणीर में से पहला तीर निकाला। इससे आपके साइकिल से ऑफिस जाने का क्या संबंध है? तनय ने बीच में ही सवाल किया। क्यों नहीं है भला? इसका सीधा सा कारण यही है ना कि सड़क पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं इसमें से अपनी गाड़ी कम करना चाहता हूँ। मैंने बात पूरी की। आपका एक स्कूटर कम हो जाने से कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा बाबा? तन्वी ने तुरंत पूछा। उसके स्वर में उपहास की झोंक थी। किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना बेटा। आज मैं करूँगा, कल और लोग भी करेंगे, इसी तरह तो बदलाव आएगा। मैंने शांति से कहा। बस यही एक कारण है? तनय के स्वरों में उपहास और उतावलापन दोनों था। नहीं, यही एक कारण नहीं है। मैं साइकिल से ऑफिस जाऊंगा तो पेट्रोल की खपत कम होगी, इससे पैसों की भी बचत होगी और थोड़ा प्रदूषण भी कम होगा या नहीं? मैंने पूछा। हाँ बाबा, यह बात तो आपकी ठीक है। क्या इसके अलावा भी कोई कारण है? मेरी बात से सहमति जताते हुए तन्वी ने पूछा। मैंने तुरंत राहत की सांस ली। पर्यावरण और प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में मैं बच्चों से पहले भी कई बार चर्चा कर चुका था, इसलिए उनके लिए यह विषय अनजाने नहीं थे। इसलिए मेरी बात का अर्थ उन्हें तुरंत ध्यान में आया। हाँ, एक कारण और है। ऑफिस से साइकिल जाऊंगा तो इस बहाने मेरा थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा। सेहत की दृष्टि से साइकिल चलाना बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। दोनों चुप थे, शायद अब भी अपनी बात पर टिके रहने का कोई तर्क खोज रहे थे। तनय तो निश्चित रूप से इसी उधेड़-बुन में लगा होगा। कुछ पल चुप रहने के बाद आखिर मैंने पूछ ही लिया, तो अब तुम मेरी बात से सहमत हो या नहीं? तो अब आप स्कूटर चलाएंगे ही नहीं? तनय के स्वरों में जाने कौन सी चिंता थी। ऐसा मैंने कब कहा? देखो, घर से मेरा ऑफिस सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में इसी से करना चाहता हूँ। इसके अलावा कभी
भी 2 किलोमीटर के दायरे में मुझे कहीं जाना पड़ा तो भी मैं साइकिल को ही वरीयता दूंगा। हाँ, कहीं दूर जाना पड़ा या तुम लोगों को लेकर जाना पड़ा तो फिलहाल मैं स्कूटर का उपयोग करूंगा ही। मेरे इस स्पष्टीकरण पर तनय कुछ बोला नहीं, मगर उसके चेहरे पर से चिंता की रेखाएं कुछ कम हो गई थी। लेकिन बाबा, हमारे यहाँ आपके लिए तो कोई साइकिल है ही नहीं, तन्वी ने अपनी शंका जताई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साइकिलें नहीं ले जाऊंगा, अपने लिए मैं नई साइकिल खरीदने वाला हूँ, मैंने हंसकर कहा। तनय कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ? हाँ बोलो बेटा, मैंने प्यार से कहा। आप साइकिल लें तो पुराने स्टाइल की साइकिल मत लेना प्लीज़, नए स्टाइल की कोई स्पोर्टी साइकिल लेना। तनय के स्वरों में तीव्र आग्रह था। उसके इस आग्रह की वजह मैं समझ रहा था। अभी छोटा था वह, मेरे कपड़े और मेरा साइकिल चलाना या उसकी दृष्टि में अपने दोस्तों और अन्य लोगों के समक्ष उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। शायद उसे लग रहा था नए लुक वाली स्पोर्टी साइकिल शायद उसे अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का कोई छोटा सा आधार दे सकेगी। मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा तनय, मगर इसलिए नहीं कि मुझे पुराने स्टाइल की साइकिल चलाने से अपनी प्रतिष्ठा कम होने का डर है। यह मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जिसे तुम नई स्टाइल और लुक वाली स्पोर्टी साइकिल कहते हो वह खुद मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे इस जवाब ने तनय को खुश कर दिया। मुझे पता था कि उसके लिए महत्व सिर्फ इस बात का था कि मैंने उसकी बात मान ली, उसके पीछे की वजहों से उसे कोई लेना देना नहीं था। सो बच्चों के विरोध की अपेक्षित कड़ी अग्नि परीक्षा को पार करके आखिर मैं अपने लिए साइकिल खरीदने में कामयाब हो गया। साइकिल लेने के लिए मेरे साथ तनय और तन्वी दोनों गए, मगर उसमें पसंदगी की अंतिम मोहर तनय ने ही लगाई। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो अजीब सी उत्तेजना से भरा हुआ था। मेरी पढ़ाई के दिनों में आज की तरह बच्चे स्कूल के दौरान ही बाइक पर किक मारकर दौड़ते हुए दिखाई नहीं देते थे। न सिर्फ स्कूल बल्कि कॉलेज के दिनों में भी मैंने भरपूर साइकिल चलाई थी, मगर उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं जीवन में पहली बार साइकिल चलाने वाला हूँ। बच्चे पहले ही स्कूल जा चुके थे। सामान्य गति से तेज धड़कते दिल से मैंने अपना बैग साइकिल के कैरियर पर लगाया। घर से बाहर निकलने से पहले मैंने चोर नज़रों से चारों ओर देखा। उस समय कोई पड़ोसी घर के बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। राहत की सांस लेते हुए अचानक मैंने साथ ही साथ शर्मिंदगी का भी एहसास किया। साइकिल से ऑफिस जाने का निर्णय मेरा अपना था और वह मैंने बहुत सोच समझकर और विचार करने के बाद लिया था। इसके बावजूद मैं इस बात से आखिर क्यों बचना चाहता था कि कोई पड़ोसी मुझे साइकिल से ऑफिस जाते हुए देखे। मुझे शर्मिंदगी इस बात की महसूस हुई कि भीतर से अभी भी मैं शायद अपने ही निर्णय पर अमल कर पाने का पूरा साहस नहीं रखता। तनय तो बच्चा था, मगर कहीं न कहीं मैं खुद भी साइकिल से ऑफिस जाने को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा था। साइकिल मैंने गेट के बाहर निकाली और कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। क्या मैं सचमुच साइकिल से ऑफिस जा पाऊंगा, मैंने सोचा। फिर अपनी सोच में ही मैंने अपने प्रश्न में सुधार किया, क्या मैं ऑफिस तक साइकिल चला पाऊंगा? बंदर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। मैं यह सोचकर मुस्कुराया। मैं तो अभी ठीक से अधेड़ भी नहीं हुआ हूँ। यह ठीक है कि बीच में साइकिल चलाए बिना 15-20 साल के लगभग गुजर चुके हैं, मगर मुझे तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर ऑफिस ही पहुंचना है। कौन सा साइकिल रेस में भाग लेना है? मैंने घर की ओर देखा। सुरेखा दरवाजे में खड़ी बड़ी उत्सुकता से मेरी ओर देख रही थी। मुझे अपनी ओर देखता पाकर वह मुस्कुराई। बदले में मैं भी मुस्कुराया। फिर अपने आप को हर तरह से हौसला दिलाकर आखिर मैंने पैडल पर पहला पैर मारा। कुछ दूर तक हाथ डगमगाया, मगर फिर मैंने खुद को और साइकिल दोनों को ही संभाल लिया। कॉलोनी से बाहर निकलते समय 2-4 परिचित नज़र आए। मुझे साइकिल पर जाते देखकर उनके चेहरे पर अचरज इस तरह फैला जैसे डोसे का घोल तवे पर फैलता है। बदले में मैंने चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़कर नज़रें फेर लीं। मुझे पता था कि यदि मैंने नज़रें मिलाई तो फिर मुझे ठहरकर उनके तमाम प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। उस क्षण में किसी तरह के भी प्रश्न का उत्तर देने के मूड में नहीं था। कई सालों के लंबे अंतराल के बाद 2.5 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करना आसान नहीं होता, यह समझने में मुझे देर नहीं लगी। जब ऑफिस पहुंचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठा तो हाँफ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था मानो मीलों तक दौड़ लगा कर आया हूँ। कुछ पल कुर्सी से पीठ टिका कर मैं अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। सांस और धड़कन की तेज़ी पर कुछ लगाम लगी तो मैंने रोज़ की आदत के मुताबिक बेल बजाई। यह लीलाराम के लिए उस दिन आई डाक की फाइल लेकर आने का इशारा होता है। कुछ ही पलों में लीलाराम मेरे कमरे में हाजिर हो गए। रोज़ की तरह जब उन्होंने मेरे सामने डाक की फाइल नहीं रखी तो अपने सामने रखे कागज़ पर से नज़रें उठाकर मैंने ऊपर देखा। लीलाराम सामने खड़े थे।
मगर उनके हाथ में फाइल की जगह मिठाई का डब्बा था। मुझे अपनी ओर देखता पाकर उन्होंने मुस्कुराते हुए मिठाई का डिब्बा आगे किया। उस डिब्बे में से मिठाई का एक टुकड़ा उठाते हुए मैंने हंसकर पूछा, ये किस खुशी में है लीलाराम जी? सर जी, मैंने नई बाइक खरीदी है। बताते हुए लीलाराम के चेहरे पर गर्व और खुशी के मिले जुले भाव थे। लीलाराम कमरे से बाहर जा चुके थे, मगर मैं अब भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो अपने हाथ में रखे मिठाई के टुकड़े को ताक रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।